क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो ऑक्सफोर्ड से 10 गुना बड़ा और 800 साल पुराना था। आज दुनिया शिक्षा की बात करते ही ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का नाम लेती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में 1000 साल पहले ही एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां एशिया भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने स्थापित किया था, जो बिहार की उपजाऊ धरती पर जहां कभी मगध साम्राज्य की धड़कन गूंजती थी, आज सिर्फ लाल ईंटों के खंडर बचे हुए हैं। यही नालंदा महाविहार के अवशेष, वह प्राचीन विद्यापीठ जो लगभग 800 वर्ष तक एशिया की धड़कन, ज्ञान का सूर्य और सभ्यता का केंद्र रहा था। नालंदा कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक जीवित विचार था, एक ऐसा संस्थान जो लगभग 8 शताब्दियों तक एशिया का बौद्धिक हृदय रहा। यह केवल एक मठ नहीं था और ना ही आधुनिक अर्थों में केवल एक विश्वविद्यालय था, बल्कि एक विचार था, एक ऐसा नगर जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए बनाया गया था। यह आने वाले हर विद्वान को लगता था जैसे वह किसी मानव निर्मित संस्थान में नहीं, बल्कि दैवीय विधान के अधिष्ठान में प्रवेश कर रहा हो। इसका जो ऐतिहासिक और शैक्षणिक जो इसका इतिहास केवल शैक्षिक उपलब्धि का नहीं, बल्कि मिथक, भविष्यवाणी और स्थापत्य प्रतिभा और एक रहस्यमयी विनाशकारी अंत की गाथा है। आज जब कोई इसके शांत आंगनों से गुजरता है तो वहाँ बीते हुए प्रगति के भूत का सामना करता है और उस अपार भविष्य के नुकसान पर विचार करता है जो कभी हो सकता था। नालंदा का इतिहास किसी राजा के आदेश से नहीं, बल्कि अलौकिक लोक से शुरू होता है। उस युग में जब भूमि स्वयं पवित्र मानी जाती थी और मिथ की शक्तियों से जीवित समझी जाती थी। कमल का दाता, पौराणिक उत्पत्ति और भविष्यवाणियां नालंदा की नींव किसी राजा की अज्ञान से नहीं, बल्कि दंत कथाओं और भविष्यवाणियों से रखी गई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने लिखा है कि यह भूमि कभी एक नांग की थी, सर्प की थी, दिव्य सर्प जो जल और गुप्त ज्ञान का रक्षक माना जाता है, और जो एक शांत आम के उपवन मतलब एक गार्डन में स्थित झील में निवास करता था। बौद्ध और हिंदू परंपराओं में नाग केवल जीव नहीं है, वे प्रकृति के रक्षक हैं, जल, उर्वरता और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त खजानों और गूढ़ ज्ञान के संरक्षक। इस कथा ने नालंदा के संस्थापकों को यह दावा करने का अधिकार दिया कि उनके संस्थान की भूमि स्वयं गहन ज्ञान की रक्षक है। इसका अर्थ था इस धरती की मिट्टी ही ज्ञान की संरक्षिका है। हेनसांग ने यह भी दर्ज किया कि नालंदा नाम को बुद्ध के एक पूर्व जन्म से जोड़ा जाता था, जब वे एक बौद्धि सत्व राजा थे जिनकी राजधानी यही थी नालंदा, और जो अपनी अतिरिक्त दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। यही गुण आगे चलकर विश्वविद्यालय के आदर्श बनते हैं, ज्ञान का निस्वार्थ वितरण करते हैं। लेकिन इन सभी पावन कथाओं में एक अशुभ धागा भी बुना हुआ है। एक चीनी किंवदंती कहती है, एक कथा कहती है कि जब मठ की नींव खोदी जा रही थी तो अनजाने में नाग को घायल कर दिया गया था। ज्योतिषी ने इसकी व्याख्या करते हुए दोहरी भविष्यवाणी की, दो भविष्यवाणी की उन्होंने कहा यह संग्राम विश्व प्रसिद्ध होगा और 1000 वर्ष तक फैलेगा, फूलेगा, लेकिन नाग की चोट के कारण बहुत से लोग रक्त उगलेंगे। यह भविष्यवाणी नालंदा के इतिहास पर एक लंबी त्रासद छाया डालती है, मानो उसके हिंसक अंत की ओर इशारा कर रहा हो। नियति उसकी उत्पत्ति के साथ ही लिख दी गई। इन कथाओं, स्वप्न और बुद्ध की दानशीलता और नाग का श्राप ने मिलकर नालंदा को दिव्य वैधता प्रदान की। इसने इसे केवल मानव निर्मित संस्थान नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय महत्व का प्रयास बना दिया। इसी वैचारिक आधार पर इसके नाम की सबसे स्वीकृति व्युत्पत्ति बनती है। संस्कृत के शब्द नालम कमल, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है, और दा देना। इस प्रकार नालंदा अपने सार में था कमल का दाता, ज्ञान का दाता, ईंटों में बसा मन, स्थापत्य का अद्भुत रहस्य। आज जो खंडर हमें दिखाई देते हैं वे कभी ज्ञान की नगरी थे। नालंदा लगभग 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसमें शामिल थे विशाल द्वार, लाल ईंटों से बने 11 मठ और सुंदर तालाब जिनमें नीले कमल खिले रहते थे, और आकाश को छूती 9 मंजिला पुस्तकालय। यह सब मिलकर बनते थे ज्ञान का साम्राज्य, या फिर इसको बनाते थे ज्ञान का साम्राज्य। हर मठ का आंगन बहस और मुबाहिसों का अखाड़ा था। वहीं विद्वान शास्त्रार्थ करते थे, तर्क भिड़ाते थे और विचारों को नया आकार देते थे। बीच में खड़ा था महास्तूप, गगनचुंबी, परत दर परत बढ़ता हुआ। यह सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं था, बल्कि उस ज्ञान का प्रतीक था जो मनुष्य को बोधि तक ले जाता था। इतनी बारीक योजना, इतना उन्नत जल निकासी तंत्र और रहस्यमय कक्ष जिनके द्वार तक नहीं, यह सब आज भी पुरातत्वविदों को
चकित करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं। मानो ईंट कह रही हो, हमारे भीतर अभी भी रहस्य दबे हैं। ज्ञान का सागर, धम्मगंज और खोया हुआ भविष्य। यहाँ एक साथ जो थे 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। बौद्ध धर्म, गणित और ज्योतिषी, चिकित्सा दर्शन और व्याकरण और खगोल विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। चीन से आए यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने लिखा कि नालंदा में प्रवेश पाना उतना ही कठिन था जितना आज किसी बड़े संस्थान जैसे IIT, MBA जैसे संस्थान या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होता है। नालंदा की सबसे बड़ी आत्मा थी उसका ग्रंथगृह, जिन्हें धर्मगंज और 3 भव्य भवन जो थे रत्नसागर, रत्नबुद्धि और रत्नरंजक कहा जाता है कि यहाँ 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियाँ थी, हाथ से लिखी हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई हुई। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने यही पृथ्वी की गति और जो ग्रहणों का रहस्य और शून्य की परिकल्पना समझाई थी। आयुर्वेदाचार्यों यहाँ बड़ी जड़ी बूटियों और शल्य चिकित्सा के रहस्य पढ़ाते थे। बौद्ध दार्शनिक यहाँ शून्यता और वर्जयान के गुप्त मंत्रों पर बहस करते थे। फिर वहाँ सब कुछ एक अग्निकुंड में बदल गया। कथाओं में आता है कि जब पुस्तकालय जला तो धुएं का बादल महीनों तक आसमान में छाया रहा, कोहरा छाया रहा। सिर्फ किताबें नहीं जली, यहाँ सभ्यता का मस्तिष्क भस्म हो गया। धुंधली पड़ती नालंदा का गाथा विनाश का रहस्य को समझते हुए हम बात करते हैं, पर सवाल है नालंदा नष्ट कैसे हुआ। कथाएं अलग अलग बातें कहती है। जैसे एक कथा कहती है कि जो बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। कहा जाता है कि पुस्तकालय की लाखों पांडुलिपियाँ कई महीनों तक जलती रही, लेकिन नालंदा की विरासत इतनी गहरी है कि आज भी उसे भारत की प्राचीन शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। कहा तो यह जाता है कि जब वहाँ एक आयुर्वेदाचार्य से अपमानित हुआ तो प्रतिशोध में उसने पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। दूसरी कथा जो कहती है, जो तिब्बती इतिहास तारनाथ की जो बताते हैं कि 2 ब्राह्मण साधुओं ने सूर्य साधना और यज्ञ की राख से चमत्कारी अग्नि प्रकट की और पुस्तकालय को भस्म कर दिया गया। और इसी के साथ ही साथ एक तीसरी कहानी भी, तीसरी धारा कहती है कि नालंदा किसी एक दिन नहीं मरा, बल्कि धीरे धीरे संरक्षण की कमी, धार्मिक संघर्ष और नए केंद्रों के उदय के कारण धीरे धीरे बुद्ध का दीपक बुझता गया। सच्चाई आज भी धुंध में है, पर यहाँ तय है कि जब अंतिम चिंगारी गिरी तब तक यह महाविहार पहले ही कमज़ोर हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, जिसका उठ पाना, खड़ा हो पाना नामुमकिन था। राख से उठती गूंज नालंदा की जो पुनर्जन्म की कहानी है। सदियों बीत गई, नालंदा मिट्टी में दब गया। फिर 19वीं सदी में जब इसके अवशेष बाहर आए तो लोगों ने समझा यह खंडहर नहीं, यह तो सभ्यता की कब्रगाह है। और आज राजगीर की धरती पर नया नालंदा विश्वविद्यालय फिर से जन्म ले चुका है। यहाँ आधुनिक है, पर इसकी आत्म वही है, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की उदार धारा और मानवता के भविष्य को दिशा देने की आकांक्षा जो है। इसकी अंतिम प्रतिध्वनि नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह था एक स्वप्न जिसे अग्नि ने निगल लिया, वह था एक संभावित भविष्य जिसे इतिहास ने खो दिया। और उसकी राख से आज भी गूंजती है वह आवाज़, कमल का दाता फिर लौटेगा, ज्ञान की ज्योति फिर प्रज्वलित होगी और नालंदा का भूत भविष्य का दीपक बन जाएगा। 21वीं सदी में नालंदा को पुनर्जीवित करने का प्रयास बहुत हो रहे हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय 2010 में पुनः स्थापित किया गया है। आज यहाँ वैश्विक शोध और शिक्षा का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। मानो इतिहास फिर से सांस ले रहा हो और अपना जीवन जी रहा हो। नालंदा का इतिहास केवल ईंटों और पांडुलिपियों का नहीं है, यह एक मानव स्वप्न की कहानी है। ज्ञान को सीमाओं से परे ले जाने की कहानी है। जो सपना एक राजा ने देखा उसकी कहानी है। इसकी स्थापना पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई होती है। इसका उत्कर्ष विद्वानों और पुस्तकालय के कारण हुआ था। इसका विनाश हिंसा और जो अहिष्णुता से हुआ और आज इसका पुनर्जन्म साझा वैश्विक विरासत के प्रतीक के रूप में हो रहे हैं। नालंदा हमें याद यह दिलाती है कि ज्ञान अमर है, भले ही उसकी पुस्तकें राख में बदल जाए। ये सारी एक ऐसे विश्वविद्यालय की बात थी तो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था। अगर वीडियो ऐसे ही आपको पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।